आइए आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। आज टेस्ट भी हुआ था तो कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं आए उन्हें धन्यवाद है और जो लोग आए उन्हें मंजिल जल्दी मिलेगी। टेस्ट में टॉप तो कर दिया है अभिषेक वर्मा जी ने और ठीक है, धीरे धीरे सब प्रोग्रेस हो रही है। नए स्टूडेंट्स टेस्ट देने नहीं आए थे, वो भी टेस्ट देने आए। और करंट अफेयर्स की श्रृंखला की शुरुआत करने से पहले मात्र 2 लाइन कि अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा रखो दोस्तों कि एक दिन जो तुम्हें खोएगा वो यकीनन एक दिन रोएगा। अपनी काबिलियत पर इतना तो भरोसा है कि जो भी खोएगा यकीनन वो एक दिन रोएगा। आइए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं क्लास की। आपको इस क्लास का हमेशा इंतज़ार रहता है, हमें भी इंतज़ार रहता है कि हम कब आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17 प्रश्नों की व्याख्या सहित उत्तर देंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। जिनको क्लास छोड़कर बीच में जाना है वो अभी तुरंत चले जा सकते हैं, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हाँ, आज जो प्रश्न पढ़ाए जाएंगे यकीन मानो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आज हम तुम्हें नॉलेज फैक्ट्री में आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करेंगे। आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू किया गया? देखिए, इस मेले में जो राजस्थान का प्रतिनिधि मंडल है वो शामिल हो रहा है और इससे राजस्थान में पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो आखिर ये हो कहाँ रहा है, कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मैड्रिड में। मैड्रिड, और मैड्रिड क्या है? मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है। तो मैड्रिड में शुरू हुआ, स्पेन में शुरू हुआ। और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जो है वो 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। फितूर 2023 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, आप कहीं भी पढ़ रहे हों, आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और एक करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके का अगले हफ्ते में टेस्ट होगा, उसके लिए सभी विद्यार्थी तैयार रहेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा तो ये नहीं कहिएगा कि हमने बताया नहीं। EY रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत 26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये जो है इस रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत 26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और वैसे भी तुम्हें हम बता दें कि 2030 तक जो भारत है, 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसको किसको पीछे छोड़ते हुए? तो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए 2030 तक। आप बस यही ध्यान दे रहे होंगे कि ये सर जी ने क्या लिखा है। 2030 तक भारत जापान और जर्मनी को छोड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा क्यों की गई? क्योंकि यहाँ पर एक नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। किस रंग का चमगादड़ देखा गया है? नारंगी रंग का। आप 2 प्रश्न नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको हम महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि ये कहाँ स्थित है और किस लिए इसका करंट अफेयर्स में नाम आया है, इसकी जानकारी हम पूरी देखते हैं। बस नीली इंक की खास बात यह है कि ये बोर्ड पर जल्दी मिटती नहीं है और काला रंग तो मिट जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। यूपीपी की वैकेंसियां आने वाली हैं। आरओ के पेपर में अभी देखिए यूपी में फर्स्ट नंबर पर वनिशा द्विवेदी जी के भाई आए हैं, तो सफलता तो मिलती ही है। यदि आप लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। प्रयास करेंगे हम, एक बार उनको आप लोगों के सामने बुलाएंगे, उनसे जानेंगे उन्होंने क्या क्या रणनीति तैयार की है। फिलहाल आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखा गया है भैया? तो नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, कौन से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना? इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और ये कांगेर नदी पर के नाम को लेकर रखा गया है। कांगेर नदी के नाम से ही इसका नाम रखा गया है। अब बात आती है कि ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में स्थित है। कितनी अच्छी बातें आपको हमने बताई हैं। कॉपी पेन अगर हो तो इन्हें नोट जरूर कर लें, ताकि आपको टेस्ट से पहले रिवीजन करने में आसानी रहे। आप इतने लंबे लंबे वीडियोस कहाँ तक देखेंगे? बस इसीलिए कहना है आप लोगों से कि इसे कॉपी पेन लेकर नोट जरूर कर लें, ठीक है। और भी हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कहाँ के हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ के। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी प्रतियोगी परीक्षा में। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बेहतर तैयारी करिए, बेहतर से बेहतरीन की तैयारी करिए। इतनी अच्छी ज़बरदस्त तैयारी करिए कि आपके सिलेक्शन में कोई भी दुविधा ना रहे। आप पेपर देके आइए तो आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, और जब भी रिजल्ट निकले तो आपका मुंह न लटका हुआ हो। जब भी रिजल्ट आए आपका चेहरा बस मुस्कुराता हुआ हो और हाथ में मिठाई हो,
और फिर आप हमसे मिलने आइए, बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानिए उस दिन हमारा भी और आपके माता पिता का भी सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इसलिए तैयारी इतनी ज़बरदस्त करिए कि कोई भी दो राय ना रहे सिलेक्शन होने में। अब बिल्कुल भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो जाओ तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है हाशिम अमला। हाशिम अमला बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे और ये दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हाथी घास कहाँ पाई जाती है? हाथी घास किस घास को कहते हैं? और दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? कम से कम आप इतना तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम बताते हैं, बता तो दिए हैं आपको, लेकिन खाली बताने से ही काम नहीं चलने वाला है। इसको मुझे आपको नोट कराना है। मैं बता दूंगा, आप सुन लोगे और बाद में भूल जाओगे, इसलिए मैं भी नोट कर रहा हूँ। पूरी बात आपको भी नोट करनी है। साउथ अफ्रीका की राजधानी की यदि हम बात करें तो मैं पक्की बात बताता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आज साउथ अफ्रीका के बारे में, उसकी राजधानियों के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा, शायद ही कोई स्टूडेंट इस बात को जानता हो। इसलिए बहुत ऐसी ऐसी जानकारियां मैं आपको ला के दूंगा जो आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में वो जानकारी चार चांद लगा देगी। आइए जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये मित्रों टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के एकमात्र बल्लेबाज हैं। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको बताता हूं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। क्या बताता हूं आपको? दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां। आपने आज तक राजधानी पढ़ी होगी और मैं आपको पढ़ाता हूं राजधानियां। देखिए कौन कौन सी राजधानियां हैं। सबसे पहली जो राजधानी है उसकी अगर बात करें तो वो है केप टाउन। और ये कैसी राजधानी है? तो ये विधान संबंधी राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। दूसरी राजधानी है इसकी प्रिटोरिया। ये कैसी राजधानी है? तो ये प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासकीय राजधानी है। अगर मैं तीसरी राजधानी की दोस्तों बात करूं तो उसका नाम है ब्लाम फोंटेन। और ये कौन सी राजधानी है? ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। तो मात्र एक ऐसे
ये ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां अलग अलग हैं। बताइए इस बात को आप लोग जानते थे या नहीं? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तीनों राजधानियां आपको पता हैं, अलग अलग राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की, इसलिए मैंने आपको बताया है। आपसे मैंने पूछा है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? कल मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में बताऊंगा कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, वेल्ट्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, और बहुत सारी इनके बारे में जानकारी देने का आपको प्रयास करूंगा। यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो यकीन मानिए इस क्लास को मैं इतना ज़बरदस्त बना दूंगा कि एक भी प्रश्न स्टैटिक जीके का इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भर्ती को लेकर, रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, जो आप बोलिए पढ़ाई से संबंधित मैं वो सारे काम कर सकता हूं जिससे आपको आसानी मिले। यूएसए के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है अरुणा मिलर। इनका नाम भैया क्या है? अरुणा मिलर इनका नाम है। 17 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हो चुके हैं। इन 5 प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से नोट करिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। ये 5 के 5 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन है? नीलमणि फूकन जी हैं। इनका अभी 19 जनवरी को हाल ही में निधन हो गया। ये किस भाषा के कवि थे? तो अगर ये भाषा पूछी जाए तब तो ये असमिया भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? असमिया भाषा के कवि थे। क्लियर बात हो गई? आइए कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। देखिए हर प्रतियोगी परीक्षा में, जहाँ तक मैंने जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और अभी हाल ही के पेपर में देख रहा हूँ, उनमें पर्व और त्योहारों से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पर्व और त्योहारों में जो है बहुत ही आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि कौन से सर इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से हमें ज़्यादा तैयार करने हैं और कौन से हमें कम तैयार करने हैं। तो आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्व और त्यौहार लेकर आपके लिए लाया हूँ। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं लिख रहे हैं तो एटलीस्ट उन त्योहारों को आप जरूर लिख लीजिए। यदि यही प्रश्न एचडिस आपको पूछा जाए पेपर में तो आप बताना, और फिर अपने छोटे भाई बहनों को भी कहना कि ये क्लास लेनी कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर बता देना। और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हों उन्हें एक बार ये बात ज़रूर बताना कि करंट अफेयर्स से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये क्लास लगातार रोज़ देखनी है, पर डे आपको ये क्लास लेनी ही लेनी है। आइए बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट त्योहारों की। जैसे पहला त्यौहार लेते हैं हम लोसांग। लोसांग कहाँ मनाया जाता है भैया? तो लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। दूसरे त्यौहार की यदि बात करें हम तो लठमार होली आपने देखी होगी। ये लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये मथुरा में खेली जाती है।
मथुरा और कहाँ, यूपी। एक चीज और मथुरा के बारे में याद रखेंगे, सबसे कम वर्षा वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। मथुरा के बारे में एक चीज और याद रखेंगे, सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं। और आपको बता दें, सबसे अधिक वर्षा वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, गोरखपुर। ये बातें आप याद रखेंगे। अगली बात करते हैं यदि हम गणेश उत्सव की, तो गणेश उत्सव का शुभारंभ किया था शिवाजी ने और जीजाबाई ने, लेकिन गणेश उत्सव का विराट रूप किसने दिया, वो थे बाल गंगाधर तिलक। और गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। नवरेह त्योहार कहाँ मनाया जाता है, नवरेह त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अगर मैं आपसे बात करूं, रथ यात्रा का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये रथ यात्रा का त्यौहार मनाया जाता है पुरी, उड़ीसा में। याद रखिए, थोड़ा स्पीड में मिटा देंगे, नहीं तो ये सूख जाता है तो फिर बाद में मिटता नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि नवरोज का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है, तो नवरोज का त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है। छठ पूजा की बात की जाए तो छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है, तो ये बिहार का त्यौहार है। अगर मैं पुष्कर मेला की बात करूं, तो पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है, राजस्थान में। अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया था, जलीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है तमिलनाडु में। क्लियर। अगर मैं बात करूं चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। मिजो जनजाति के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये त्यौहार जो है मनाया जाता है त्रिपुरा में। अगर मैं बात करूं सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है झारखंड में, और ये आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में धरती माता की पूजा की जाती है, और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति की पूजा की जाती है। बहुत कम समय में बहुत सारे त्यौहार हमने देखे हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी त्यौहार हम देखेंगे। अगर आप लेना चाहें तो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। बहुत बार ये सारे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है भैया केरल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है भैया तमिलनाडु में। क्लियर है। वैसाखी कहाँ मनाया जाता है, वैसाखी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में। गुड़ी पर्व अगर पूछा जाए कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। और उगादी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो उगादी त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है। डांडिया की बात की जाए तो डांडिया मनाया जाता है गुजरात में। अगर दुर्गा पूजा की बात की जाए तो दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में।
ठीक है दोस्तों, कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन जानकारी बहुत ही कम समय में। बतुंकुम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बतुंकुम त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना में। बतुंकुम त्यौहार भैया कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए हमने आपको बताया। कुछ और भी त्यौहार यदि आप देखना चाहें तो देख लीजिए, और 2-4 त्यौहार ये तो मिटा देते हैं भैया, नहीं तो बाद में मिटेगा नहीं। आपने लिख लिया होगा, आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। लठमार होली मथुरा उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और भी हम 1-2 आपको त्यौहार बताएंगे, जैसे कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। लोकरंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोकरंग त्यौहार, तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी। अगर पूछा जाए रामनवमी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो भैया रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और भी अगर 1-2 त्यौहार आप देखना चाहें तो आपको बताते हैं। माटी पूजा का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? माटी पूजा का त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। गंगा दशहरा कहाँ मनाया जाता है? गंगा दशहरा का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। और क्या, अब तो कोई बचा नहीं। डांडिया गुजरात में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, और अगर चाहें और भी अगर प्रश्न तो अब ठीक है, अब इतना ही रहने देते हैं। लेकिन आपको जो है एक प्रश्न बताना है, और उस प्रश्न का जवाब मैं हर एक विद्यार्थी से चाहता हूँ, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, वो मुझे एक प्रश्न बताएं कि कुंभ मेला का त्यौहार किन शहरों में लगाया जाता है? कुंभ मेला का त्यौहार किन किन शहरों में लगाया जाता है, ये भी देखें। और जितने भी त्यौहार हमने लिखवाए हैं, ये सारे त्यौहार प्रश्न बनते हैं त्यौहारों से, और पर्व से पूछे भी जाते हैं। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। किस शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? नीलमणि फूकन का निधन हो गया। वे असमिया भाषा के कवि थे। 2021 में इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, और 2022 में दामोदर मौजे को ये पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए होती है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद हम 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है, किस शहर में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये भैया आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये भैया आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट ही होती है। लाइफ में पहली नौकरी इम्पोर्टेंट होती है, पहला घर इम्पोर्टेंट होता है, और पहली कक्षा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पहली बार कोचिंग आना बहुत ज़रूरी है और वो भी यहाँ आ गए अगर, तो समझ लीजिए कि फिर आप सेलेक्ट हो गए। बस यहाँ से छोड़कर नहीं भाग जाना तुम। अगर यहाँ से तुम चले जाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे। और जो लोग छोड़कर गए हैं शायद वो कहीं न कहीं पछता ही रहे होंगे, और अगर नहीं पछता रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ हैं, मैं उनसे चाहता हूँ
वो अपना 100% बेस्ट दें, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। जिंदगी है, बार बार मौके नहीं देती है, बचपना छीन लेती है, तो उसके बाद में बहुत दिक्कत देती है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अगर आप सफल नहीं हुए तो फिर आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसका शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पढ़िए आप, और पढ़िए क्या, आप पढ़ ही रहे हैं, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए। नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक, वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया। उनका नाम था ल्यूसिल रैंडन। नाम की सबसे उम्रदराज महिला का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1904 को हुआ था, और ये फ्रांस की रहने वाली थी। क्लियर है? और अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में इनकी आयु थी 118 वर्ष। नोट रखिएगा इन सब चीज़ों को। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कभी भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20, P का मतलब होता है पार्लियामेंट। P20 सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा? तो इस देश का नाम है भारत। कौन सा देश आयोजित करेगा? भारत देश P20 सम्मेलन का आयोजन करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत। P का मतलब होता है पार्लियामेंट। इस समय भारत के पार्लियामेंट के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं ओम बिरला जी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इसे नोट रखेंगे। ठीक है, ये सम्मेलन होगा कब? तो ये भैया होगा 2023 में। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, और ये नोट कर रहे हों तो बढ़िया से वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हैं, और साथ में भी नोट कर सकते हैं। मैं भी इसीलिए बीच बीच में गायब हो जाता हूं, ताकि आप यदि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अच्छे से ले लीजिए, और अगर आपको न दिख रहा हो तो आप वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक स्तर पर इन्हें दूसरा स्थान मिला है, और
भारतीय स्तर पर इन्हें पहला स्थान मिला है, वैश्विक स्तर पर दूसरा। अच्छा, अभी $200 बिलियन की संपत्ति खोने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बता भी चुका हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको अभी तक याद होगा, आप भूले नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आप भूल जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो आपको अपने सपनों को भूलना पड़ेगा, और सपना कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि अब इतनी तैयारी करने के बाद बीच में तैयारी छोड़ देना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, तो इस बात को याद रखिए। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरे और भारतीयों में या भारतीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। बहुत अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया है। थोड़ा सा धैर्य रखो दोस्त, अब ज़्यादा जानकारी देंगे तो क्लास तो बड़ी हो ही जाएगी। परेशान होना इसलिए नहीं है कि जो डर गया समझो वो रह गया, तो इसलिए हमें डरना बिल्कुल नहीं है, ना ही परेशान होना है। जो डर गया समझो वो रह गया, सिलेक्शन में वो रह जाएगा, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? तो ये ऐसा कारनामा करने वाला कौन है? ऐसा कारनामा करने वाला अपना देश भारत है। क्यों भेजेगा? नीचे दोस्तों समुद्र तल में बहुत सारे खनिज संसाधन छिपे हुए हैं। भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए, नई नई खोजें करने के लिए, समुद्री वातावरण का पता लगाने के लिए, और समुद्र तो एक रहस्य है। सबसे गहरा गर्त अभी तक कौन खोजा गया है, क्या आपको मालूम है? उस गर्त का नाम है मेरियाना गर्त। ठीक है, आइए बात करते हैं। इसका आंसर आप लिख लीजिए यहीं पर कि ऐसा करने वाला अपना देश है भारत। भारत जो है वो भेजेगा 6000 मीटर नीचे। अभी CHSL, MTS जिन जिन पेपरों में, CGL में जिन जिन पेपरों में इंग्लिश आती है, तो अभी अपनी कोचिंग में इंग्लिश का बैच शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म डालें, और लखीमपुर का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान होगा जिसमें कंपटीशन का एक अच्छा खासा लेवल फाइट कराया जाएगा इंग्लिश के सब्जेक्ट में। आपको GS, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे टॉप क्लास का कंटेंट आपको दिया जाएगा। टाइम पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितना समय आपका महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा समय मेरा भी महत्वपूर्ण है। मैं समय निकाल कर आता हूं तो आपको 100% शिक्षा देने का पूरा प्रयास करता हूं, और एक एक संविधान में अनुच्छेद भी पढ़ा रहा हूं। इसलिए आप अपनी तैयारी को जोरदार, शानदार बनाइए। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक अपना परचम लहराइए। हर समय जोश के साथ भरे रहिए, मोटिवेट रहिए। उन लोगों से बिल्कुल बात ना करें जो वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको निराशावादी बना देते हैं। वो खुद तो निराशावादी होते ही हैं, आपको भी वो निराश कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से समाज में दूर रहें, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का
18वां संस्करण, 18वां संस्करण प्रकाशित किया है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या नाम है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, नहीं WEFI, WEF की स्थापना कब हुई थी? WEF की स्थापना हुई थी 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है कटक, उड़ीसा में। 15वें हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है कटक, उड़ीसा में। वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? दोस्तों, जहां हमारा देश आज एक मजबूत स्थिति बनाकर खड़ा हुआ है वैश्विक स्तर पर, वहीं हमारा पड़ोसी दुश्मन देश लगातार कमजोर होता जा रहा है। लगातार दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। लगातार वहां पर भुखमरी की संख्या बढ़ती जा रही है और कहते हैं कि आर्थिक संकट आ गया है देश पर। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। अभी मैंने कुछ दिन, 1-2 दिन पहले ही देखा था कि 4200 रुपये में 20 किलो आटा मिल रहा है। सोचिए दोस्तों, ये एक देश के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आधे पाकिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है और जो क्षेत्र तालिबानियों के कब्जे में नहीं है उन्हें वो कब्जा करने की नई नई जुगत सोच रहे हैं। तो देश को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हर स्थिति, हर परिस्थिति से लड़ सके। हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए उसमें क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। किस देश की बात की है हमने तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं देखता हूँ कि किसने जारी किया है। वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था किसकी घोषित हो गई है? पाकिस्तान की है। किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। इसे आप याद रखें, नहीं याद रखें, यह आपको हमेशा याद रहेगा। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अभी अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो सबसे जो मूल्यवान ब्रांड था वो था एप्पल। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, पिछले साल की बात करूं, तो पिछली बार जो सबसे मूल्यवान ब्रांड था उसका नाम था एप्पल। अभी एप्पल को पीछे छोड़ते हुए अमेजन, एप्पल को पूरी बात समझिए। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एप्पल को
पीछे छोड़ते हुए, एप्पल को पीछे छोड़ते हुए अमेज़न दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। क्लियर हो गया? आज का लास्ट प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित हुई है। दोस्तों, प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। सारा प्रश्न हमारा पढ़ाया हुआ आएगा। निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। निरंतर चलने से ही हमें अपनी मंजिल मिलती है। इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और हम आपको कल फिर से इसी समय करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। तो इसलिए लगातार पढ़ते रहें, दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। ये जो लोग आपसे इधर उधर की बातें करेंगे, उन लोगों से दूरी बनाकर रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। हमें कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा करना है कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। करिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें।